हेलो दोस्तों, मैं हूं जय पटेल मेंटल इन्वेस्टर से और ये है हमारी स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स विद मेंटल इन्वेस्टर्स, जिसमें हम सभी रिसेंट इशूज के कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान भाषा में आप सबको समझाएंगे। तो आज हम बात करने वाले कि कैसे रिलायंस और जियो ने पैसे रेज किए एक ऐसी टैक्स प्लानिंग के साथ जिसकी वजह से उस फंड पे कोई भी टैक्स नहीं लगा। है ना दिलचस्प? तो चलिए डिस्कस करते कि आखिर कैसे रिलायंस और जियो ने ये प्लानिंग की। तो 22 अप्रैल और 15 जुलाई के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज फंड रेज अनाउंस किया, जिसका अमाउंट 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये इन्होंने किया अपनी सब्सिडियरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का 33% स्टेक 13 नामचीन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच के, जिसके बारे में आप सबने न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा। लेकिन ये जो स्टेक सेल हुआ है वो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे हुआ है। फिर भी ना तो रिलायंस को और ना ही जियो को किसी किस्म का टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अच्छे और लॉफुल टैक्स प्लानिंग की वजह से। तो मार्च 2020 में जियो प्लेटफॉर्म की टोटल इक्विटी कुछ इस तरह थी। 4,961 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल के थे, यानी कि उतना शेयर होल्डर्स का फंड था, और 1,77,064 करोड़ बाकी इक्विटी के रूप में थे। और ये जो बाकी इक्विटी थी उसमें से एक पार्ट OCPS यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के रूप में था, और वो OCPS रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास थे। अब यहाँ पे OCPS का मतलब ये है कि एक ऐसा शेयर जिसमें आपको उस कंपनी के कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, लेकिन आप उन शेयर्स को कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें वोटिंग राइट्स होते हैं। तो पहले सबको ये लग रहा था कि ये जो स्टेक इन्वेस्टर्स ने खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म्स में, वो इन्हीं OCPS को इक्विटी शेयर्स में बदलकर किया गया है। तो उस हिसाब से OCPS की मात्रा घट जाती और जो शेयर कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर का फंड है वो बढ़ जाता। इसलिए ये पूरे स्टेक सेल को देख के ऐसा लग रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो जियो के शेयर्स है बस उन्हें ही ट्रांसफर किया जा रहा है नए इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर रिलायंस ऐसा करता तो उन्हें अपने OCPS को इक्विटी शेयर्स में बदलकर इन्वेस्टर्स को देना पड़ता, पर ऐसा करने से उन्हें बहुत बड़ा कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता। अब यहाँ पे कैपिटल गेन्स का मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज हमने जिस प्राइस में खरीदी है उससे ज्यादा प्राइस में बेचे तो उस ज्यादा अमाउंट को कैपिटल गेन्स कहा जाता है। और क्योंकि जियो की होल्डिंग रिलायंस के लिए 1 साल से भी कम थी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से उन्हें 30% टैक्स भरना पड़ता, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेट डेट फ्री होने के प्लान को चौपट कर देता। तो ये जो प्रॉब्लम थी टैक्स की, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत ही सिंपल रास्ते से हैंडल कर लिया, जो था कि जियो प्लेटफॉर्म्स के नए शेयर्स इशू किए जाए और फिर वो नए शेयर्स नए इन्वेस्टर्स को दिए जाए। तो फेसबुक, जो कि पहला और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर था, उनको जियो प्लेटफॉर्म्स ने 2 तरह के शेयर्स इशू किए। एक तो थे इक्विटी शेयर्स और दूसरे थे 0.01% के CCPS यानी कि कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और वो दिए गए थे 488.34 रुपए प्रति शेयर की प्राइस पे। और फिर गूगल, जो कि सबसे आखिरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर था, उनको भी यही प्राइस पे इक्विटी शेयर्स इशू किए गए। लेकिन जो बाकी इन्वेस्टर थे उनको इससे ज्यादा प्राइस पे यानी कि 549.31 रुपए प्रति शेयर की प्राइस पे इक्विटी शेयर्स इशू किए गए। और इन सबको मिलाकर जियो प्लेटफॉर्म्स के पास आ गए 1,92,318 करोड़, जिसमें से जियो प्लेटफॉर्म्स ने 1,29,064 करोड़ के जो OCPS रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास थे वो रिडीम कर लिए एट पार, और बाकी के जो 23,272 करोड़ थे वो अपने पास रख लिए। अब यहाँ पे CCPS का मतलब ऑलमोस्ट OCPS जैसा ही है, पर क्योंकि ये कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो इसमें फेसबुक को एक लिमिटेड टाइम के बाद उन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह फ्रेश शेयर्स इशू करके जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक तीर से कई निशान लगाए, जिसमें से पहला ये था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने OCPS के बदले पैसे मिल गए और उन पैसों से रिलायंस की नेट डेट काफी हद तक कम हो गई। और ये जो OCPS के बदले रिलायंस को पैसे मिले हैं वो दरअसल रिलायंस ने एक लोन के रूप में दिए थे जियो प्लेटफॉर्म्स को। तो अब अगर जियो प्लेटफॉर्म्स वो पैसे रिलायंस को लौटाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा ये कि जियो प्लेटफॉर्म्स के पास एक टुकड़ा आ गया उस बड़े से फंड में से, जिसे वो अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए रख सकता है। और क्योंकि ये शेयर्स जियो प्लेटफॉर्म्स ने इशू किए थे और ना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो रिलायंस को इसमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और ना ही जियो प्लेटफॉर्म्स को भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रीमियम प्राइस रखी थी शेयर्स की वो उनकी फेयर वैल्यू के हिसाब से ही थी। और मान लो कि अगर वो शेयर की प्राइस उनकी फेयर वैल्यू से ज्यादा भी होती तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(7)(b) के हिसाब से अगर ये शेयर्स खरीदने वाला
कोई नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर यानी कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो तो उस पर कंपनी को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि सिल्वर लेक या फिर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो जैसे कि फेसबुक। पर अब सवाल ये है कि जब फ्रेश शेयर्स इशू किए जाएंगे नए इन्वेस्टर्स को देने के लिए तो इसे पुराने इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट होने से कैसे रोके, तो इसका भी उन्होंने इंतजाम करके रखा था। जियो प्लेटफॉर्म्स के ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे कंपनी का संविधान भी कहा जाता है, उसमें एक प्रोविजन यानी कि नियम है जिसके हिसाब से जब भी किसी नए इन्वेस्टर को शेयर इशू किए जाएंगे तब सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर उनके चुने गए इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग ही डाइल्यूट होगा और किसी भी इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है पुराने इन्वेस्टर के लिए। और ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने स्टार्टअप की स्ट्रेटेजी यूज की है फंडिंग इकट्ठा करने में, जैसे कि एक निश्चित टाइम के अंतर्गत अलग अलग इन्वेस्टर आएंगे पैसे रेज करने और उन पैसों के बदले उन्हें एक फिक्स परसेंटेज दिया जाएगा कंपनी की शेयर होल्डिंग पे। जैसे कि फेसबुक को 9.99% की शेयर होल्डिंग दी गई है, वैसे ही बाकी सब इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर होल्डिंग दी जाएगी। पर अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो अलग अलग डेट पे अनाउंसमेंट सुने थे इन्वेस्टमेंट के, तो वो कुछ इस तरह है कि जब आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट सुना तब सिर्फ यही डिसाइड हुआ था कि उनको कितने प्रतिशत स्टेक दिया जाएगा जियो प्लेटफॉर्म्स में। और जब ये पूरा फंड रेज खत्म हुआ उसके बाद 6 जुलाई 2020 को सब इन्वेस्टर को उनके स्टेक परसेंटेज के हिसाब से शेयर्स दिए गए, ये ध्यान में रखते हुए कि किसी भी इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट यानी कि कम ना हो। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,92,318 करोड़ रेज किए जियो प्लेटफॉर्म्स का 33% स्टेक बेच के, और एक ऐसी टैक्स प्लानिंग के साथ जो पूरी लॉफुल हो, जिसकी वजह से रिलायंस नेट डेट फ्री हो गया और जियो प्लेटफॉर्म्स के पास एक्स्ट्रा कैश आ गया। और इनकम टैक्स एक्ट की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदे थे उन पे कोई टैक्स नहीं लगा। और जियो प्लेटफॉर्म्स के ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के हिसाब से पुराने शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हुई।